हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय राजनीतिक विचारक से यूनिट 4 को समाप्त किया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं यूनिट 5 पढ़ाने जा रहा हूं। यूनिट 5 में पहला टॉपिक है ज्योतिबा फुले। आज मैं आप लोगों को ज्योतिबा फुले के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंतर्गत मैं ज्योतिबा फुले के जीवन परिचय और उनकी कृतियों से अवगत कराऊंगा, क्योंकि जब हम किसी विचारक के या किसी थिंकर के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, उनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यह कौन थे, क्या थे, इनके ऊपर किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में हम जानते हैं कि ज्योतिबा फुले कौन थे और इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। ज्योतिबा फुले एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, एक दार्शनिक थे, एक विचारक थे, एक समाज सेवी थे, लेखक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम महात्मा ज्योतिराव, इनका पूरा नाम क्या था? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। जैसा कि दक्षिण में अपने पिता के नाम को भी लोग अपने नाम में जोड़ते हैं, तो इनके पिता का नाम गोविंदराव फुले होता है, तो इनका नाम क्या हो? तो इनका नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले हो जाता है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को, जन्म कब होता है? 11 अप्रैल 1827 को, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र प्रांत के पुणे में हुआ था। और इनका परिवार जो होता है एक माली का कार्य करता है। इनके परिवार का व्यवसाय क्या होता है? माली। इनका परिवार एक माली का कार्य करता है। और जब इनका परिवार माली का काम करता है, तो माली का कार्य करते करते इनका नाम फुले हो जाता है। इनका उपनाम क्या हो जाता है? फुले। इनके माता का नाम चिमड़ाबाई होता है। चिमड़ाबाई। माता का नाम क्या था? पिता का नाम गोविंदराव फुले होता है और माता का नाम, मार्कर ठीक से चल नहीं रहा है आज, माता का नाम होता है चिमड़ाबाई। माता का नाम चिमड़ाबाई था। जब ज्योतिराव फुले 1 वर्ष के होते हैं, तभी इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनका पूरा पालन पोषण घर में इनके एक दाई रहती है, वही करती है। ज्योतिबा फुले की जो पढ़ाई लिखाई होती है वह प्रॉपरली नहीं होती है, उचित तरीके से नहीं होती है। यह कभी पढ़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। तो जब यह 21 वर्ष की उम्र में होते हैं तो 7वीं कक्षा पास करते हैं। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने 7वीं कक्षा पास की और 1840 में यानी कि जब यह 13 वर्ष की अवस्था में होते हैं, तब इनका विवाह सावित्रीबाई फुले से हो जाता है। यह भी एक प्रसिद्ध समाज सेविका होती हैं। भारतीय राजनीति में, भारतीय सामाजिक चिंतन में सावित्रीबाई फुले का भी उतना ही नाम लिया जाता है जितना कि महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लिया जाता है। क्योंकि सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ साथ काम करती हैं। यह भी इनके साथ सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती हैं और सावित्रीबाई फुले भी फेमस हो जाती हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात हो जाती हैं। सावित्रीबाई फुले का जब विवाह होता है तो इनकी आयु कितनी होती है? 9 वर्ष होती है। इनकी आयु 9 वर्ष होती है। सावित्रीबाई फुले की आयु 9 वर्ष होती है। तो हम देखते हैं कि उस समय 18वीं 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि लोगों का विवाह अल्पायु में ही हो जाता था। 9-10 वर्ष की अवस्था में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। लड़कों की शादी 12-13-14 साल की अवस्था में ही हो जाती थी। तो उस समय बाल विवाह का प्रचलन होता है। तो यह बाल विवाह का जो प्रचलन होता है, यह सबके यहाँ होता है, चाहे वह शूद्र हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह वैश्य हो, किसी भी वर्ण में हो, सभी वर्णों में बाल विवाह का प्रचलन होता है। 1840 में ही ज्योतिबा फुले को
पुणे में स्कॉटिश मशीनरियों के द्वारा संचालित एक स्कूल में प्रवेश होता है। 1840 में यह एक स्कूल में प्रवेश करते हैं। वह स्कूल होता है ईसाई मशीनरियों का। स्कॉटिश इस ईसाई मशीनरियों का स्कूल होता है। स्कॉटिश ईसाई मशीनरियां ही उस स्कूल को संचालित करती हैं और वह इस स्कूल में प्रवेश ले लेते हैं। और यहाँ पर जब प्रवेश लेते हैं तो विभिन्न विद्वानों की रचनाएं पढ़ते हैं, विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों की रचनाएं पढ़ते हैं, जैसे कि जॉन लॉक की रचना पढ़ते हैं, मिल की रचना पढ़ते हैं और टॉमस पेन की पढ़ते हैं। टॉमस पेन की यह पढ़ते हैं और टॉमस पेन की जो पुस्तक होती है राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, यह जो राइट्स ऑफ मैन होती है यह इनको बहुत प्रभावित करती है। जो यह राइट्स ऑफ मैन जिसको कि उसने 1791 में लिखा था, 1791 ईस्वी में लिखा था टॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन ज्योतिबा फुले को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता का विचार दिया गया था, समानता का विचार दिया गया था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विचार दिया गया था। तो इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार दिया गया था। महात्मा ज्योतिबा फुले को टॉमस पेन की यह रचना बहुत प्रभावित करती है और यह भी फिर सामाजिक सुधार कार्यों में लग जाते हैं। सबको समानता प्राप्त करने, सबको समानता दिलाने के लिए, सबको स्वतंत्रता दिलाने के लिए और लोगों में बंधुत्व का भाव जागृत करने के लिए यह भी सामाजिक कार्यों में धीरे धीरे लगने लगते हैं। जैसा कि 1840 में स्कॉटिश स्कूल में यह प्रवेश करते हैं और 1847 में इनकी पढ़ाई पूरी होती है। 1847 में इनकी पढ़ाई पूरी होती है। कौन सी पढ़ाई पूरी होती है? अंग्रेजी पढ़ाई पूरी होती है। अंग्रेजी पढ़ाई पूरी होती है, अंग्रेजी की पढ़ाई पूरी होती है। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात यह सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि समाज में उसमें विभिन्न प्रकार की असमताएं व्याप्त होती हैं। जाति प्रथा, छुआछूत इत्यादि जैसी विभिन्न विषमताएं व्याप्त होती हैं। भेदभाव, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच काफी भेदभाव होता है। तो वह समाज में समानता स्थापित करने के लिए अपने कार्यों में लग जाते हैं। उसमें स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, स्त्रियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, उनको घर की चारदीवारी में कैद कर रखा जाता है। लेकिन उसी समाज में से कुछ स्त्रियां बाहर निकलती हैं, मिथक को तोड़ती हैं, अपनी परंपराओं को तोड़ती हैं और परंपराओं से बाहर निकलकर वह एक मिसाल कायम करती हैं। जैसे कि पंडित रमाबाई को ले सकते हैं। यह भी जन्म से ब्राह्मण होती हैं, लेकिन इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, इनको घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था। लेकिन यह अपनी प्रबल इच्छा से घर की दहलीज को लांघकर पढ़ने लिखने लगती हैं, समाज में हिस्सेदारी करने लगती हैं और एक विख्यात विदुषी महिला बन जाती हैं। तो 1847 के पश्चात स्त्री शिक्षा के उद्धार के लिए या स्त्रियों के उद्धार के लिए, स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1848 में ज्योतिबा फुले एक बालिका विद्यालय की स्थापना करते हैं। बालिका विद्यालय की स्थापना करते हैं 1848 में बालिका विद्यालय की स्थापना करते हैं। कहां? पुणे में करते हैं। पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना करते हैं और इसमें सभी बालिकाओं की शिक्षा का ध्यान रखा जाता था, चाहे वह उच्च वर्ग का हो, चाहे वह निम्न वर्ग का हो, सबके लिए इस विद्यालय का द्वार खुला हुआ था। लेकिन जब यह विद्यालय की स्थापना करते हैं तो इनको कोई शिक्षक नहीं मिलता है, क्योंकि समाज इनको उपेक्षित कर देता है, तो इनको कोई शिक्षक नहीं मिलता है। परिणाम यह होता है कि यह अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को ही पढ़ाते लिखाते हैं, घर पर पढ़ाते लिखाते हैं और इस बालिका विद्यालय का शिक्षक नियुक्त कर देते हैं। इस तरह से सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं और इस स्कूल का संचालन सावित्री बाई फुले के हाथों में होता है। तो जब 1847 में वो अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह सामाजिक गतिविधियों में भी लग जाते हैं। एक बार 1848 में ही इनको अपने एक मित्र के यहाँ निमंत्रण मिला था। उस निमंत्रण में मित्र के घर जाते हैं और जब मित्र के घर जाते हैं तो वहां ब्राह्मणों के द्वारा अपमानित इनको किया जाता है और अपमान सहकर ज्योतिबा फुले उस शादी के समारोह से बाहर निकल आते हैं, फिर समाज उद्धार में लग जाते हैं। यह घटना उनके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है और इसके पश्चात वह ब्राह्मणवाद का विरोध करने लगते हैं। ज्योतिबा फुले का संपूर्ण विचार ब्राह्मणवाद के विरोध पर ही आधारित है। इन्होंने ब्राह्मणवादी समाज को चुनौती दी, ब्राह्मणवादी धर्म को चुनौती दी। उन्होंने जो धर्म में अनेक प्रकार के
आडंबर, कुप्रथाएं, अंधविश्वास बो दिया था, उसके प्रति घोर असंतोष इन्होंने व्यक्त किया था। और कट्टरतावादी समाज व्यवस्था को समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता, भाईचारा, सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था के निर्माण के लिए यह लग जाते हैं। यानी कि यह अब सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयास करने लगते हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए बल देते हैं, स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता के लिए यह प्रयास करने लगते हैं कि सभी की समाज में सभी लोग समान हों, सबको स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। इसके लिए वह सामाजिक सुधार में लग जाते हैं। जैसा कि तत्कालीन समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां होती हैं। कौन सी सामाजिक बुराइयां होती हैं? जैसे कि स्त्रियों को शिक्षित होने नहीं दिया जाता था, स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, छुआछूत जैसी प्रथा विद्यमान होती है, छुआछूत या अस्पृश्यता जैसी प्रथा विद्यमान होती है, जाति प्रथा विद्यमान होती है इत्यादि विभिन्न सामाजिक समस्याएं होती हैं, जिसने कि समाज में असमानता पैदा कर दी थी। तो ज्योतिबा फुले वर्ण व्यवस्था को अमान्य स्वीकार करते हैं और अपने स्कूल का द्वार वो सभी लोगों के लिए खोल देते हैं, सभी शूद्रों के लिए खोल देते हैं, शूद्र महिलाओं के लिए खोल देते हैं, जिस शिक्षा पर नियंत्रण केवल कुलीन वर्ग का होता है। तत्कालीन समाज में शिक्षा के ऊपर नियंत्रण किसका होता है? कुलीन समाज का होता है, कुलीन वर्ग का होता है। तो उन्होंने अपनी शिक्षा के द्वार को सभी शूद्र जातियों के लिए खोल दिए और सभी शूद्र जाति की महिलाएं और शूद्र जाति के साथ साथ अन्य जितनी महिलाएं होती हैं, इनके शिक्षालय में पढ़ने लगती हैं। सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए या सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस सत्य शोधक समाज के द्वारा उन्होंने सामाजिक सुधार पर बल दिया, सामाजिक सुधार को क्रियान्वित करने का कार्य किया। वह विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे और जितनी भी बुराइयां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते थे, सबको जागरूक करते थे और सबके साथ समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करते थे। यह जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, इस सत्य शोधक समाज की स्थापना में इनको 3 ब्राह्मणों ने सहयोग दिया। ज्योतिबा फुले को 3 ब्राह्मणों के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना करने में सहयोग दिया गया। पहले ब्राह्मण थे विनायक बापूजी भंडारकर। दूसरे ब्राह्मण थे डेंगले और तीसरे ब्राह्मण थे सीताराम। इन 3 ब्राह्मणों के द्वारा इनका सहयोग किया गया सत्य शोधक समाज की स्थापना करने में। अब जब 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के माध्यम से जनसभाएं करते हैं, लोगों को पर्चा बांटते हैं और लघु पुस्तिकाएं लिखते हैं। लघु पुस्तिकाएं लिखकर यह विभिन्न समाज के लोगों में वितरित करते हैं, समाज में यह वितरित करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, जनचेतना लाते हैं और जो भी लोगों के मन में अन्यायपूर्ण धारणाएं होती हैं, उन धारणाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। जो कुप्रथाएं होती हैं, जो कुरीतियां होती हैं, उन कुप्रथाओं और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और जो धर्म में विभिन्न प्रकार के आडंबर का समावेश हो गया था, उस विभिन्न आडंबर और अंधविश्वास कर्मकांड को दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही साथ यह दलित समस्याओं पर भी ध्यान देते हैं और दलितों के शोषण का विरोध करते हैं, उनके शोषण के खिलाफ यह आवाज उठाते हैं। यह अपने सत्य शोधक समाज के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम को अपनाकर समाज में गतिविधि करते हैं और एक समाज सुधारक के रूप में विख्यात होते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न पुस्तकें भी लिखते रहे। उनके द्वारा विभिन्न रचनाएं लिखी गई हैं और इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। जैसे कि सबसे पहले 1855 में उन्होंने लिखी तृतीय रत्न रचनाएं।
1855 में उन्होंने लिखा तृतीय रत्न। इस तृतीय रत्न के अंतर्गत यह जो तृतीय रत्न लिखा है, यह मराठी भाषा में लिखा गया है। यह किस भाषा में लिखा गया है? मराठी भाषा में लिखा गया है। मराठी भाषा में लिखा गया है। इस 1855 में जो तृतीय रत्न उन्होंने पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में उन्होंने यह दिखाया है कि किस प्रकार एक ढोंगी ब्राह्मण एक गरीब किसान को अनिष्ट का भय दिखाकर उसको लूट लेता है, उसको कंगाल कर लेता है। तो इसमें भी ब्राह्मणवाद पर इसमें भी इस पुस्तक में ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया है। दूसरी पुस्तक इन्होंने 1869 में लिखी है। इस पुस्तक का नाम है शिवाजी का पवाड़ा। शिवाजी का पवाड़ा। शिवाजी का पवाड़ा। इस पुस्तक में उन्होंने शिवाजी के कार्यों का बखान किया है, यानी कि प्रशंसा, शिवाजी के कार्यों की प्रशंसा की है। और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक शूद्र राजा भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को एकीकृत किया, मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इस पुस्तक में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण कुबनी, माली, महार और अन्य दलित जातियों को समाज से बहिष्कृत किया है। और इसमें शिवाजी के कार्यों की प्रशंसा की है। और इसमें यह भी बताया गया है कि शिवाजी एक शूद्र राजा थे। शिवाजी एक शूद्र राजा थे, लेकिन जब वह राजा बन जाते हैं तो ब्राह्मणों ने उनको क्षत्रिय वर्ण में शामिल नहीं किया। क्षत्रिय वर्ण में शामिल नहीं किया। वह शिवाजी राजा होने के पश्चात भी हीन भावना से, अपने जातिगत हीन भावना से ग्रसित होते रहे हैं। तीसरी पुस्तक इनकी है 1869 में ही तीसरी पुस्तक इनकी लिखी गई है, ब्राह्मण अध्यापक का पवाड़ा। 1869 में इनकी पुस्तक लिखी गई है, ब्राह्मण अध्यापक का पवाड़ा। ब्राह्मण अध्यापक का पवाड़ा। इस पुस्तक में भी ज्योतिबा फुले ने यह दर्शाया है कि एक ब्राह्मण अध्यापक किस प्रकार दलितों के साथ भेदभाव करता है, किस प्रकार वो उसके अंदर जातिगत विचार पैदा होता है, किस प्रकार वह जाति में विषमताएं पैदा करता है, अपने छात्रों के साथ, दलित छात्रों के साथ या शूद्र छात्रों के साथ वह भेदभाव करता है। उनकी नेक्स्ट पुस्तक है 1873 में इसके पश्चात हम आते हैं यहां 1873 में उनकी नेक्स्ट पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी 1873 में ज्योतिबा फुले की अगली पुस्तक आती है गुलामगिरी। यह गुलामगिरी बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर दलित समाज का शोषण किया जा रहा था। जबरदस्ती धार्मिक मान्यताओं को दलित समाज के ऊपर सौंप दिया गया था और इस धर्म के द्वारा दलितों को सामाजिक मानसिक गुलामी का शिकार बना दिया गया था। धर्म के द्वारा दलितों को सामाजिक मानसिक गुलामी का शिकार बना दिया गया था। और इस पुस्तक में कुल 16 अध्याय है और जो 9 अध्याय है इस पुस्तक में, जो 9 अध्याय है, 9 चैप्टर है, इसमें केवल ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया है। 9 चैप्टर में ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया है। और इस पुस्तक के अंतर्गत जो यह गुलामगिरी है, इस पुस्तक के अंतर्गत ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया गया है। जो हिंदू देवी देवता है उनकी आलोचना की गई है, जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं उनकी आलोचना की गई है, जो परंपराएं हैं उनकी आलोचना की गई है। और मनुस्मृति में जो भी व्याख्यान दिए गए हैं, मनुस्मृति का विरोध किया गया है, यानी कि मनुस्मृति का भी विरोध इस गुलामगिरी में देखने को मिलता है। 1883 में इनकी पुस्तक आती है किसान का कोड़ा। यह 1883 में आती है किसान का कोड़ा। इस किसान का कोड़ा जो उन्होंने पुस्तक लिखा, इसको प्रकाशित नहीं होने दिया गया था। 1883 में ज्योतिबा फुले इस किसान के कोड़े को किसान का कोड़ा लिखते हैं, लेकिन यह प्रकाशित होती है 1967 में, आजादी के बाद 1967 में प्रकाशित होती है, क्योंकि इसमें किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया था। और उस समय ब्रिटिश सरकार का भी शासन होता था, जहां इस समाज के अंतर्गत उच्च वर्णों के द्वारा शोषण किया जाता था। वही ब्रिटिशकालीन व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी किसानों का शोषण किया जा रहा था, जबरदस्ती उनसे लगान वसूले जा रहे थे। तो किसानों की दुर्दशा के संबंध में उनकी पुस्तक किसान का कोड़ा 1883 में लिखी जाती है, लेकिन 1967 में प्रकाशित होती है। फिर 1884 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी
अछूतों की कैफियत, अछूतों की कैफियत, अछूतों की कैफियत। और इस पुस्तक के अंतर्गत भारतीय दलित और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के बीच संवाद किया गया है। इस पुस्तक के अंतर्गत क्या किया गया है, जो भारतीय दलित है और जो भारत की महारानी है यानी कि ब्रिटेन की महारानी है, महारानी विक्टोरिया, उनके बीच संवाद किया गया है। और यह पुस्तक भी दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में पंडिता रमाबाई का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार पंडिता रमाबाई अपने समाज से विद्रोह करके, अपने घर से विद्रोह करके समाज में एक अच्छा स्थान बनाती है। अछूतों की कैफियत के प्रथम भाग में यह दिखाया गया है, यह लिखा गया है कि किस प्रकार पंडित रमाबाई ब्राह्मणों के समाज को चुनौती देती हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करती हैं, और जिसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, यह शिक्षित होकर किस प्रकार से एक मिशन की स्थापना करती हैं, एक विद्यालय की स्थापना करती हैं लोगों की शिक्षा के लिए। और ब्राह्मण व्यवस्था से तंग आकर इन्होंने ईसाई धर्म, अंत में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। तो अछूतों की कैफियत के प्रथम भाग में पंडित रमाबाई का वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में ज्योतिबा फुले और उनके पुत्र जसवंत के बीच संवाद किया गया है। और इस संवाद में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार समाज में जातिगत विषमताएं हैं, लिंग भेद है, स्त्री पुरुष के बीच असमानता विद्यमान है। फिर 1885 में ज्योतिबा फुले की एक और पुस्तक प्रकाशित होती है, इशारा। 1885 में ज्योतिबा फुले की एक और पुस्तक प्रकाशित होती है, इशारा। और इस पुस्तक में ब्राह्मण और शूद्रों के बीच जातिगत संवाद को दर्शाया गया है, यानी कि एक तरफ ब्राह्मण है, एक तरफ शूद्र है, उनके बीच परस्पर विवाद होता है। उस विवाद को इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से बहस होता है, किस प्रकार से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर प्रहार करते हैं और सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। उनकी पुस्तक है, पहली पुस्तक क्या है, 1855 में लिखी है, तृतीय रत्न है, मराठी भाषा में लिखी गई है। 1869 में शिवाजी का पवाड़ा लिखते हैं। 1869 में ब्राह्मण अध्यापक का पवाड़ा लिखते हैं। 1873 में गुलामगिरी लिखते हैं। 1883 में किसान का कूड़ा लिखते हैं। 1884 में अछूतों की कैफियत लिखते हैं। 1885 में इशारा लिखते हैं। अपने समस्त पुस्तकों में उन्होंने ब्राह्मणवादी समाज पर प्रहार किया है, ब्राह्मणवादी समाज पर प्रहार किया है और ब्राह्मणवाद की आलोचना की है। तो ज्योतिबा फुले के अध्ययन से लगता है कि इनका सारा चिंतन ब्राह्मणवाद पर ही आधारित है। यह ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी होते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कटु आलोचक होते हैं। और इन्होंने समस्त सामाजिक व्यवस्था में जितनी भी असमानता होती है, जितनी भी विषमता होती है, चाहे वह जाति पात हो, चाहे छुआछूत की भावना हो, चाहे ऊंचा नीच की भावना हो, चाहे समानता की भावना हो, इन सभी का जिम्मेदार किसको मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया है कि हमारे धर्म को भी विकृत ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है, समाज को भी विकृत ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से इनका पूरा चिंतन ब्राह्मणवाद के विरोध पर आधारित है, जिसका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक विचारों से अवगत कराऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन परिचय और उनके कृतियों के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में इनके सामाजिक विचार के बारे में बताऊंगा। इनके सामाजिक विचार हैं, फिर धार्मिक विचार हैं और स्त्री शिक्षा पर विचार हैं। यही मेन है। ज्योतिबा फुले कोई राजनीतिक चिंतक नहीं है, यह सामाजिक चिंतक है और इनके सामाजिक चिंतन को ही हमें पढ़ना है। और इनके सामाजिक चिंतन से ही राजनीतिक चिंतन की झलक उत्पन्न होती है कि यह किस प्रकार का राज्य चाहते थे, किस प्रकार का समाज चाहते थे, कैसी राज्य व्यवस्था चाहते थे। यानी कि यह समतामूलक समाज की स्थापना करते हैं और समतामूलक राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज्योतिबा फुले के सामाजिक विचारों से अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।